हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केमोफिलिक एकेडमी में। आज हम 12th के बेस पर अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है पर वो IIT JEM नेट गेट के एस्पेक्ट्स में है। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है क्योंकि 12th में मुझे सब्जेक्टिव एग्जाम लिखना होता है, ठीक है, और मुझे वहाँ क्या मार्क्स गेन करने हैं कि मुझे कितने अच्छे से प्रेजेंट करना है चीज़ को, तब मुझे मार्क्स मिलेंगे। ना कि यहाँ सिर्फ MCQ भी आते हैं, मैंने माना ऑब्जेक्टिव में भी टिक कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले भी आते हैं यहाँ पर मुझे, क्योंकि शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो सब्जेक्टिव पार्ट आता है उसमें लिखने के लिए भी चाहिए। तो सब कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से डेफिनेशन को डिफाइन करा जाता है किसी चीज़ की, ठीक है। और नोट्स आपको बनाने हैं तो आप बनाइए, वरना PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई, तो आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं मेरे साथ। मैं ज़्यादा लिखूंगा, समझाने पर ज़्यादा फोकस करूंगा क्योंकि नोट्स तो आपके पास ऑलरेडी हैं। बेसिकली किस चीज़ में क्या डेप्थ में, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर और किस तरीके से हम एडवांस तक जाएंगे, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, 12th का पहला चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ठीक है, क्या नाम है? सॉलिड स्टेट। देखो सॉलिड स्टेट है क्या? बेसिकली ये फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है। तो सबसे पहली बात वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से इसका हमें जो बेसिक बात पता है इसके बारे में, क्या कि हमारे पास कोई चीज होती है मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। बेसिक डेफिनेशन है। बिल्कुल, मैटर को मैंने दो बेसिस पर क्लासिफाई किया कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, ठीक है, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। दूसरा अगर मैं बात करूं केमिकल स्टेट के बेसिस पर, केमिकल स्टेट के बेसिस पर, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर मैंने देखा कि टोटल कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, ठीक है। जो लोग 3 कह रहे हैं, एक्चुअली 3 नहीं है भाई, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 5। उसमें से 3 बेसिक होती हैं जिनको हम ज्यादातर पढ़ते हैं, ठीक है। टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, ठीक है। 5 कौन कौन सी होती हैं आओ उसके बारे में जान लेते हैं। पहली सॉलिड की, दूसरी की बात करूं तो दूसरी लिक्विड, तीसरी की बात करूं तो थर्ड इज गैस या गैसियस, फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ इज प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। और फिफ्थ की बात करूं तो फिफ्थ इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये दिस इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। अभी आपने रिसेंटली न्यूज में बिल्कुल सुना होगा कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को अब हमारे जो ISS मतलब क्या कहते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है US का, वहां पर भी इसको क्या करा है, फॉर्म कर लिया है US के साइंटिस्ट ने, ठीक है। बात करते हैं केमिकल स्टेट्स के बेसिस पर, तो ये प्योर इम्प्योर होते हैं, ठीक है। प्योर और इम्प्योर होते हैं। इम्प्योर में कंपाउंड और मिक्सचर्स आते हैं, प्योर में एलिमेंट आते हैं, एलिमेंट्री फॉर्म वाले मॉलिक्यूल्स आते हैं, लाइक जैसे एलिमेंट्स होते हैं। जनरली इसमें क्या बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन H2N2, डायटोमिक होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल या P4, ये सब मॉलिक्यूल, इनको एलिमेंट्री मॉलिक्यूल बोलते हैं क्योंकि ये एलिमेंट से ही मिलकर बने, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है इनमें जनरली। इम्प्योर में आपने पढ़ा होगा कंपाउंड और मिक्सचर्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स। बेसिकली ये हमारा अलग पार्ट है, हमें यहाँ फिजिकल स्टेट्स पर फोकस करना है, बिल्कुल अपनी जगह आ जाते हैं, ठीक है। देखो मेन बेसिक जो होती है वो 3 होती हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो इन्हीं को पिकअप करना है और देखना है कि सॉलिड किस तरीके से बनी है और सॉलिड में क्या खास है जो लिक्विड और गैस से इसको अलग बना देता है, ठीक है। तो बिल्कुल वहीं पहुंचते हैं अपना, सॉलिड लिक्विड गैस 3 पार्ट में क्लासीफाई कर लेते हैं, 3 मेन स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो पहली होगी जो सॉलिड हमारी सबसे काम की है, दूसरी मैंने लिख ली यहाँ लिक्विड, और तीसरी मैंने यहाँ लिख ली गैस, ठीक है। अब देखो सॉलिड क्या है, सबसे पहली बात करते हैं सॉलिड। देखो एक्चुअली में जब आयंस, मॉलिक्यूल्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, बेसिकली आयन, मॉलिक्यूल या कुछ भी बोल सकता हूं मैं, एटम्स। देखो क्या होता है, कोई भी चीज, जैसे ये मार्कर है, ये किसी चीज इसके प्लास्टिक के एटम से मिलकर बना है ना, प्लास्टिक के एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूल बनाया है, कुछ एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूल बनाया है, जिसको जैसे PVC का बोल गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC की चेयर आती है, PVC की वायर होती है, ठीक है, प्लास्टिक बेसिकली, ठीक है। तो उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह आए होंगे, तब ये जाके क्या मार्कर बना होगा। तो वो जनरली हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल, कोई चीज मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हो सकती है, एटम से मिलकर बनी हो सकती है, या फिर आयंस से मिलकर बनी हो सकती है। इन सब चीजों को हम एंटिटी बोल सकते हैं, एक कॉमन टर्म नाम दे सकते हैं एंटिटी, ठीक है, या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नाम दे सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या पार्टिकल्स भी बोल सकता हूं मैं, या इसको स्पेसीज भी बोल सकता हूं कि तो इनका मतलब क्या, अगर मैं स्पेसीज एंटिटी का नाम ले रहा हूं तो मॉलिक्यूल, एटम और आयन में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। यही चीज समझते हैं। तो देखो हुआ क्या,
सॉलिड स्टेट कब फॉर्म हुई? जब मैंने देखा कि मेरे एटम या मॉलिक्यूल्स या आयन बेसिकली एंटिटी बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, मतलब एक दूसरे के पास है, बहुत ज़्यादा पास है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा पास अरेंज्ड है, और ये 3 डायमेंशनल में है। किस में? क्योंकि कोई भी चीज़ रियल में तो 3 डायमेंशनल में होगी। इस चीज़ को समझो बिल्कुल बेसिक से, इस तरीके से, ठीक है। और मैंने देखा कि लिक्विड में क्या था, कि लिक्विड में ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थोड़ा थोड़ा दूरी पर थे। क्या थे? थोड़ी दूरी पर थे, ठीक है। मतलब इतना, जितने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड यहाँ थे ना, उतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड यहाँ नहीं थे। और गैस में तो ये एटम बहुत दूर थे। देखो अब एक चीज बताता हूं, सारा सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स इन डायग्राम पर ही बेस्ड हैं। कैसे? मैं समझाता हूं। आओ देखो, हुआ क्या कि अगर मैं सॉलिड की डेफिनेशन लिखूं, देखो डेफिनेशन के बारे में पहले ही बता दूं, आप 12th का एग्जाम लिखने जा रहे हो सब्जेक्टिव। देखो डेफिनेशन हम क्या सोचते हैं कि बहुत ज्यादा एडवांस इंग्लिश के साथ होनी चाहिए, तो आज मैं एक गलतफहमी दूर कर देता हूं। देखो वहां जो टीचर केमिस्ट्री का पेपर चेक करेगा वो केमिस्ट्री का टीचर होगा, ना कि इंग्लिश का पेपर होगा, इंग्लिश का टीचर होगा, सॉरी, ठीक है। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन या किसी भी साइंस सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या लिखते हैं? बहुत सिंपल इंग्लिश में, बहुत सिंपल इंग्लिश में, जो सामने वाले को समझ में आ जाए, मतलब। और डेफिनेशन की लेंथ कभी भी 2 या 3 लाइन से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 2 या 3 लाइंस के अंदर मेरी डेफिनेशन खत्म होनी चाहिए। एक कंसाइज जो वेल इलेबोरेटिव हो, सबसे डेफिनेशन की प्रॉपर्टी सुनो, वेल इलेबोरेटिव मतलब सब कुछ डिफाइन हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो। इजी टू अंडरस्टैंड बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आप देखो कि आपका जो कॉपी चेक कर रहे होंगे, मतलब वर्ड में, वो कर रहे होंगे आपसे 10 से 15 साल पुराने वाले टीचर, ठीक है। मैं आप तो के कॉन्वेंट, क्या पता इतनी अच्छी इंग्लिश हो, वो जिस स्कूल से पढ़े हो ना, उनकी अच्छी इंग्लिश ना हो, क्या पता कोई बहुत हाई फाई वाला इंग्लिश वाला हो। तो हाई फाई इंग्लिश पढ़ने वाला टीचर भी है, जो जानने वाला टीचर कॉपी चेक कर रहा होगा, उसको तो सिंपल लैंग्वेज समझ में आएगी। बाई चांस जिस टीचर को थोड़ी कम इंग्लिश आती होगी और केमिस्ट्री अच्छी आती होगी, क्योंकि केमिस्ट्री के टीचर की केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश हो या ना हो वो फर्क नहीं पड़ता, जस्ट इंग्लिश जस्ट मीडियम ऑफ लैंग्वेज एक्चुअली, ठीक है। बात करते हैं, ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन हमेशा इजी वर्ड में या इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ये चीज समझो, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, जब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या बोलूं मैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन बहुत ज्यादा पास आए, तो इसको हम बोलते हैं कि क्लोजली पैक्ड हो गए, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड हो गए। तो क्लोजली पैक्ड होने से क्या हुआ कि जो आयंस, मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, मतलब इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक या इंटर आयनिक डिस्टेंस, बेसिकली दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है इंटर आयनिक डिस्टेंस, आयनिक, इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक, इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस, वो बहुत ज्यादा कम है। बेसिकली क्या है? डिस्टेंस वेरी लेस, वेरी लेस। तो हुआ क्या, मेरे एटम्स और आयंस के बीच में जब स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स होगा, मतलब बेसिकली जब ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए होंगे, तो इनके बीच की डिस्टेंस तो ऑलरेडी कम हो जाएगी। एक्चुअली डिस्टेंस कम होने का रीजन क्या है कि जब एटम्स आयंस के बीच का फोर्स बहुत ज्यादा लगा हुआ है, ठीक है भैया। जब इनके बीच में फोर्स बहुत ज्यादा लगा तो पास पास आ गए हैं, तो इसको बोलते हैं बेसिकली इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर आयनिक फोर्स, ठीक है, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। जब ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इनकी डिस्टेंस ये पास पास आ गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो गए, क्लोजली पैक्ड हो गए हैं। और क्लोजली ये किसकी वजह से? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिक्यूलर फोर्स की वजह से, ठीक है। अब इस फोर्स की वजह से क्या हुआ, इस फोर्स की वजह से क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्लोजली पैक्ड हो गए। समझो ये सॉलिड की बात कर रहा हूं, क्लोजली पैक्ड हो गए। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से क्या हो गया, रिजिड बन गए, रिजिड एंटिटी बन गई। क्या बन गई? रिजिड बॉडी बन गई, इससे बोल सकते हो, या एक रिजिड बॉडी फॉर्म होगी। अब रिजिड बॉडी फॉर्म होगी, अब ये इतने पास हैं कि फ्रीली मूव नहीं करेंगे, मेरे एटम्स फ्रीली मूव नहीं करेंगे। अब इतनी रिजिड होगी या इतने क्लोजली पैक्ड हो गए कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस आर नॉट एबल टू मूव फ्रीली। समझ रहे हो इस बात को कि अब ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, सिर्फ दे ओनली वाइब्रेट, दे ओनली वाइब्रेट थ्रू इट्स मीन पोजीशन या थ्रू देयर मीन पोजीशन, थ्रू देयर मीन पोजीशन,
मीन पोजीशन, कि वो सिर्फ अब अपनी मीन पोजीशन के थ्रू वाइब्रेट कर रहे हैं, बस ये मीन पोजीशन है किसी, ये मान लिया अब मैंने देखो अभी तक तो मैंने इसको बहुत सारी चीज़ें को समझ के चला था, अब मैंने समझा कि ये सिर्फ एक एटम है, ये दूसरा एटम, दूसरा मार्कर लेता हूँ, रुक जाओ, ये जैसे मान लिया 3 एटम है, ये बहुत ज़्यादा पास है एक दूसरे के, तो बीच वाला समझो कि हर एटम चारों तरफ से घिरा हुआ होगा, तो ये फ्रीली मूव तो नहीं कर सकता ना, ओनली वाइब्रेट कर सकता है, सॉलिड सिर्फ वाइब्रेट करते हैं थ्रू देयर मीन पोजीशन को, ठीक है। देखो अब इसने ये क्या हो गया, ये अब इससे क्या हुआ, जब सिर्फ मीन पोजीशन के थ्रू वाइब्रेट करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, इनकम्प्रेसिबल, क्या बन जाएंगे, इनकम्प्रेसिबल। जब इनकम्प्रेसिबल, यार क्या बोलूंगा, रिजिड भी इसी चीज को बोलते हैं, तो ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आ गई ना सॉलिड की, यही तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जब रिजिड बॉडी हो गई तो सबसे बड़ी चीज क्या है, जब सब कुछ रिजिड हो गया, इनकम्प्रेसिबल हो गए, तो फिक्स्ड क्या हो गया, फिक्स्ड मास, शेप, वॉल्यूम, सब कुछ फिक्स्ड हो गया भैया, सब कुछ बेसिस है इनका अरेंजमेंट का, इसी के बेस पर निकल कर आ रहा है। देखो समझो, अब देखो ये सॉलिड की लिखी, अब मैं इनको बाद में लिखवा दूंगा इस तरीके से। अब देखो लिक्विड में क्या है कि ये दूर दूर है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो क्या होगा, मोर इंटरआयनिक डिस्टेंस हो जाएगी, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा तो इतने ज्यादा क्लोजली पैक नहीं होंगे, इतने ज्यादा क्लोजली पैक नहीं होंगे तो रिजिड बॉडी नहीं बनेगी, रिजिड बॉडी नहीं बनेगी तो कैसी बॉडी बनेगी, फ्लूइड बॉडी बनेगी, कैसा, फ्लूइडिटी नेचर आ जाएगा, तो जिसको हम लिक्विड बोल देते हैं। और एटम फ्रीली अवेलेबल होंगे मूव को करने के लिए, तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं, जब फ्रीली अवेलेबल होते हैं मूव करने के लिए, तो अभी तो इसमें क्या आने लगता है, क्या आता भैया, फ्लूइडिटी नेचर आता है, बहने वाली क्या आती है, फ्लूइडिटी नेचर मतलब बहने की क्षमता आ जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फिक्स्ड मास शेप वॉल्यूम, भैया मास तो फिक्स्ड रहेगा पर शेप फिक्स्ड नहीं होगी, कंटेनर की शेप लेने लगेंगे लिक्विड, यही तो पढ़ते थे 10th क्लास का, ये रिवाइज करो, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते थे। अब गैस में तो इंटर आयनिक या इंटर मोलिकुलर, इंटर एटॉमिक, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इंटर मोलिकुलर फोर्स भी बहुत कम हो गया, क्योंकि भैया इंटर आयनिक डिस्टेंस या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जब डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा, जब डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम है। ये बहुत ज्यादा फ्रीली अवेलेबल टू मूव है। अब जो बहुत ज्यादा फ्रीली अवेलेबल है मूव करने के लिए भैया, तो कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो इनका फिक्स्ड ना तो शेप होगी ना फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, ठीक है। कहीं भी बहुत ज्यादा गैस को एक जगह रखो और उड़ जाएगी, कंटेनर की शेप ले लेते हैं, ये भी बेसिकली कंटेनर का वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ये बोल सकते हैं फिर, ठीक है। तो देखो यहां से मुझे क्या पता चला, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। तो देखो अगर मैं सॉलिड की डेफिनेशन लिखूं, देखो मैं तुम्हें एक डेफिनेशन लिखनी बताता हूं, बाकी तो सब कुछ नोट्स में मिलेगा। आओ बिल्कुल मेरे साथ ध्यान से देखो। तो सॉलिड की डेफिनेशन लिखनी सिखाता हूं। सबसे पहले सॉलिड क्या होती है, बेसिकली एक्चुअली सॉलिड इज एन स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। इस बात से, इस स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। एक डेफिनेशन लिख दे रहा हूं बस, सॉलिड इज a physical state of matter the molecule, यहां लिख सकते हैं मॉलिक्यूल, एटम और आयंस आर, देखो यार इसको साफ साफ लिख देता हूं, आप फिर कहोगे अभी पहले लेक्चर में थोड़ा, और एटम्स और आयंस आर joined या held together by strong intermolecular force of attraction, that the molecules, atoms और आयन, कुछ भी तीनों चीज लिखेंगे, molecules, atoms और ions are not able to move freely, ठीक है। they only vibrate through their mean position, मीन पोजीशन, सिर्फ मीन पोजीशन के थ्रू क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। एंड फॉर्म ए रिजिड बॉडी विच इज इनकम्प्रेसिबल इन नेचर,
कंप्रेसिबल इन नेचर इज नोन एज सॉलिड। ठीक है, देखो कितनी कंसाइज डेफिनेशन है, कोई भी बच्चा भी पढ़ेगा ना उसे सॉलिड के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, इजी टू अंडरस्टैंड है। यही प्रॉपर्टी होनी चाहिए भैया, यही प्रॉपर्टी होनी चाहिए मेरी किसकी, डेफिनेशन की। ठीक है, अगर बात करूं मैं दूसरी क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, पूछ लेता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिखवा देता है। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली चीज, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप, सब उसी से निकल कर आएंगी। ठीक है, जो हमने डायग्राम बनाया था ना कि जिसमें एटम्स अरेंज कराए थे, सब कुछ उसी से निकल कर आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर का। दूसरी बात करूं, जब देखो जब मेरे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड ब्रेक होते हैं उनमें। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में यही तो होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, ये दो मॉलिक्यूल है उनके बीच का बॉन्ड है, ये ब्रेक करके अलग अलग बॉन्ड बना लेगा, तो मतलब इन दोनों की डिस्टेंस दूर हो जाएगी। देखो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाना, यही तो मेल्टिंग का यही तो मतलब होता है। तो देखो सॉलिड में अगर एटम्स इस तरीके से इतने पास पास अरेंज हैं, तो लिक्विड में वो थोड़े थोड़े दूर दूर होने चाहिए। तो ये बेसिकली ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होने चाहिए। कभी भी मॉलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड ब्रेक होंगे, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ना कि एक ही मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। अगर एक ही मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब वो मॉलिक्यूल तो रहेगा ही नहीं, फिर तो स्पीशीज ही मतलब दूसरा ही कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखोगे। आओ तो, और अगर बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड से गैस जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट में, तो ये बॉन्ड और ये जो भी इनके बीच का भी जो अट्रैक्शन है वो भी ब्रेक हो जानी चाहिए। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो गए तो यहाँ कहाँ से बॉन्ड आ गया, भैया एक्चुअली बॉन्ड नहीं, ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पास में ज्यादा था, यहाँ दूर होने पर भी तो हेल्ड तो आई, एक दूसरे के बाद जुड़े हुए तो आई, जिस तरीके से लिक्विड में जुड़े होते हैं वही गैस में ये बहुत दूर दूर हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा होगा। तो यहां से मुझे दूसरी चीज क्या पता चल गई, क्या हो गया, हाई मेल्टिंग पॉइंट एज बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। तीसरी बात करूं, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस are short, intermolecular distances are short and intermolecular forces are strong, intermolecular forces are strong। ठीक है, फोर्थ की बात करें, फोर्थ की बात क्या करेंगे, क्लोजली पैक्ड एटम मॉलिक्यूल्स आर आयन, या इसको लिख सकता हूं स्पीशीज, जिसके अंदर क्या आएंगे मेरा एटम, मॉलिक्यूल और आयंस are closely packed together, closely packed together, एक दूसरे के साथ क्या है, क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ये इसको भी बता सकते हो कि क्लोजली पैक्ड टुगेदर, दे आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, दे आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, दे ओनली वाइब्रेट थ्रू देयर मीन पोजीशन, इस बात को लिख सकते हैं। ठीक है, अगली बात समझ में। अगली बात करूं फिफ्थ की, इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड इन नेचर, इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड इन नेचर, ये चीज समझो। ठीक है, ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी सॉलिड की। अब आओ सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं भाई कि सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली ये सब प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगी। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं ना, सब कुछ जो मेरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज है उसी के बेसिस पर है। अब बात करते हैं सॉलिड की। देखो अब सॉलिड बेसिकली जनरली मेरे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो बेसिस पर हैं। पहले जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड बिल्कुल चलता है। दूसरे इज एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड, देखो क्या होगा जब मेरे पास ये वही है एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस,
जब ये एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज होंगे, ए बी 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 ए बी, ठीक है, एक अरेंजमेंट ये है, एक ये है ए बी ए बी 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 ए बी ए बी ए बी ए बी 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 ए बी ए बी, ठीक है। देखो क्या होगा, यहाँ मॉलिक्यूल्स, आयंस और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए फिक्स्ड पैटर्न। एक्चुअली फिक्स्ड पैटर्न में बहुत अच्छे से एक पीरियोडिकली रिपीटेशन के साथ, मतलब एक पीरियड के बाद, जैसे ए बी के बाद फिर से रिपीट होगा ए बी, तो इसको बोलेंगे पीरियोडिकली रिपीटेशन के साथ अरेंज होते हैं, और वो जो सॉलिड को फॉर्म करते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। चीज को समझो। दूसरा, जब मेरे एटम्स, आयंस और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन ए फिक्स्ड, क्या फिक्स्ड पैटर्न, एंड दे नॉट रिपीटेड पीरियोडिकली, यहाँ कोई पीरियोडिकली रिपीट नहीं है, ए बी के साथ बाद ए बी बी बी, कोई भी फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज नहीं है, तो जब इस तरीके का सॉलिड फॉर्म होता है तो हम उसको कौन सा सॉलिड बोलते हैं, एमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, देखो तो इनकी डेफिनेशन लिख सकते थे, व्हेन द सॉलिड्स, when the atoms, ions और constituent particles, या जिसको बोल सकते हैं हम क्या, molecules are arranged in a fixed pattern and they repeat periodically and form a solid which is fixed in, या which have definite geometry। तो इनकी क्या होते हैं, देखो जब ये रेगुलर पैटर्न के साथ रिपीट करते हैं तो देखो इसकी बात लिख लो। सबसे पहले क्या है, क्या रेगुलर अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है। दूसरा क्या है, पीरियोडिकली रिपीटेशन है, पीरियोडिकली रिपीटेशन है। ठीक है, तीसरी बात क्या है, देखो सब चीज लिखेंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, लॉन्ग रेंज तक चलने वाला ऑर्डर है, तो इसी को क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड। इनकी क्या फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है, इन सॉलिड्स की क्या होती है, फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है भैया, क्या होती है, फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है। ठीक है, तो ये सब बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, कि एक सॉलिड इन विच, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज को होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। वहीं अमोर्फस सॉलिड की बात करूँ तो शॉर्ट रेंज सॉलिड है, शॉर्ट रेंज सॉलिड बोलते हैं बेसिकली। देखो ये क्या है, ये प्योर सॉलिड है, ये बोल सकता हूँ प्योर सॉलिड होते हैं बेसिकली, प्योर सॉलिड, जबकि ये प्योर सॉलिड नहीं होते, ये सुपर कूल्ड लिक्विड में आते हैं। अभी समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा एक एक करके, बिल्कुल। दूसरी बात करूँ, नॉट पीरियोडिकल रिपीटेशन क्या है, अब्सेंट है, रिपीटेशन इसमें क्या है, अब्सेंट है, अब्सेंट है। ठीक है, और क्या इसमें, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो गए। ठीक है, नो फिक्स्ड और रेगुलर अरेंजमेंट, नो फिक्स्ड और रेगुलर अरेंजमेंट है, इसको बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या है, रैंडम अरेंजमेंट है, क्या है, रैंडम अरेंजमेंट है इसमें। ठीक है, अगली बात करता हूं, इसमें क्या था, फिक्स ज्योमेट्री थी, नॉट फिक्स ज्योमेट्री, कोई भी फिक्स ज्योमेट्री नहीं है, या बोल सकता हूं कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है, ये चीज समझो, शेप नहीं है। ठीक है, इस चीज को समझो। ठीक है, ये प्योर सॉलिड नहीं होते हैं। देखो बात करते हैं, अब देखो इसमें तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में अरेंज में है, इसमें नहीं है, इनके बेसिस पर ही इनकी क्या होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं। ठीक है, जैसे इसके अगर मैं एग्जांपल लूं, पहले तो एग्जांपल की बात कर लूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अगर एग्जांपल की बात करूं तो लाइक NaCl, कॉपर सल्फेट .5H2O, ठीक है, KCl, क्वार्ट्ज। ठीक है, अमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल लूं, रबर, ठीक है, और ग्लास हो गया, ग्लास, देखो ग्लास, क्वार्ट्ज भी एक तरीके का ग्लास होता है, पर क्वार्ट्ज फॉर्म का होता है, इसको क्वार्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, लिखा भी देखा होगा, बहुत जगह क्वार्ट्ज लिखा हुआ देखा होगा, कहीं कहीं ग्लास होता है, जो ग्लास की एडवांस फॉर्म होती है, जनरली उसको क्वार्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, और क्या हो गया, ग्लास, क्वार्ट्ज, रबर हो गया, ये PVC टाइप हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड जैसी चीजें, ये सब एग्जाम्पल होते हैं अमोर्फस सॉलिड के। देखो अब होता क्या है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, जैसे क्या, कि जो मेरे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वो मेरे एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस बात को हमने पढ़ा होगा। वहीं अमोर्फस सॉलिड मेरे आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, इन नेचर होते हैं।
इस बात को भैया याद रखना, कान से मान लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो एनीलिंग फिनोमिना शो करते हैं। एनीलिंग फिनोमिना, ये आपने फिनोमिना शो करते हैं। ये कुछ नया सुना होगा, एनीलिंग फिनोमिना, मतलब सुना तो होगा पर नाम नहीं पता होगा। देखो मैं बताता हूँ एनीलिंग फिनोमिना क्या होता है। पहले आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक पढ़ाता हूँ, फिर एनीलिंग का फिनोमिना बता देता हूँ, ठीक है। देखो हुआ क्या, जब मेरा ये रेगुलर अरेंजमेंट में एटम्स आयंस और अरेंज हैं, जब मैं अपने सॉलिड को कट करता हूँ बेसिकली किसी भी डायरेक्शन में, मैंने मान लिया मैंने इस डायरेक्शन से कट किया, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जब मैं एक सॉलिड को अलग अलग डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर पॉइंट से कट करता हूं, तो जो मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, लाइक क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका स्पेक्ट्रम, फिजिकल स्पेक्ट्रम, ये सब जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। जब सारी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज कट करने पर एक सॉलिड में डिफरेंट हो इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो वो जो मेरी फिनोमिना होता है उसको बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक फिनोमिना। और ये किस में होता है, क्रिस्टलाइन में, ठीक है। जब मेरा एक सॉलिड को कट करने पर पर्टिकुलर पॉइंट से और डिफरेंट डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी हो, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, तो उसको मैं बोलता हूं आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक इन नेचर हो गया वो, ठीक है। एनाइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ठीक है। देखो इसको इस तरीके से याद रख लेते हैं कि कौन सा आइसोट्रोपिक है, कौन सा एनाइसोट्रोपिक, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होते हैं। इस पर एमसीक्यू बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एएसआई क्या, अमोर्फस सॉलिड इज आइसोट्रोपिक इन नेचर, ये दिस इज सीआई, क्रिस्टलाइन सीए क्या, ठीक है, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अमोर्फस, वो एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, अमोर्फस सॉलिड इज आयनिक इन नेचर, ठीक है। इस चीज को समझो। आओ अब इनकी प्रॉपर्टीज को हम एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेता हूं, सब चीज को। एनीलिंग का फिनोमिना बता देता हूं, ठीक है। ठीक है, आओ समझते हैं एनीलिंग फिनोमिना क्या होता है। एनीलिंग देखो आपने क्या समझा होगा, पढ़ा होगा, एनीलिंग फिनोमिना क्या होता है। अगर मेरे पास कोई अमोर्फस सॉलिड है, अमोर्फस सॉलिड है, और मैं इसको कुछ टेम्परेचर दे दूं, क्या कर दूं, इसको कुछ टेम्परेचर दे दूं, और टेम्परेचर देने के बाद इसको स्लोली कूल्ड करता हूं, एक्चुअली स्लोली कूल्ड करता हूं, तो ये क्रिस्टलाइन नेचर में, किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अमोर्फस सॉलिड का टेम्परेचर देने के बाद और उसको स्लोली कूल्ड करने पर जो मेरा सॉलिड फॉर्म होता है उसको मैं बोलता हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक्चुअली अमोर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी फिनोमिना का नाम है एनीलिंग, ठीक है। देखो होता क्या है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, एक चीज समझो, अगर मैं बात करूं जो मेरे क्रिस्टलाइन सॉलिड थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, और यहां पर लिख लो अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। देखो जो मेरे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, एक्चुअली अगर मैं इनको टेम्परेचर देने के बाद करूं तो ये फिर से अपनी शेप में वापस नहीं आ सकते, ठीक है। जबकि अमोर्फस सॉलिड टेम्परेचर देने के बाद फिर से अपनी शेप में वापस आ जाते हैं भाई। अगर टेम्परेचर दिया और उसको फिर से कूल कर दिया तो फिर किस में नेचर में आ जाते हैं मेरे, अमोर्फस, उसमें आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं, देखो कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन की बात करता हूं, जैसे पहली बात करता हूं कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूं। कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन कि दोनों फॉर्म कैसे हुए होंगे, फॉर्मेशन हुआ कैसे होगा। देखो कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन की बात समझते हैं कि क्रिस्टलाइन कब फॉर्म हुआ होगा और अमोर्फस कब फॉर्म हुआ होगा। तो मैंने बताया कि जैसे मैं किसी सॉलिड को, ठीक है, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूं और टेम्परेचर के बाद जो उसका सॉल्यूशन है, जो सॉलिड, बेसिकली सॉल्यूशन को ही तो क्रिस्टलाइजेशन अगर आपने लैब में किया होगा तो एक लिक्विड फॉर्म में करते हैं और फिर उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं चाइना डिश में, ठीक है। जब आप बड़े हो जाओगे तो प्रैक्टिकल करोगे इस चीज़ का, फिर वो सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म होने लगते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर जब सॉल्यूशन को स्लोली कूल करते हैं, स्लोली कूल करते हैं,
स्लोली कूल करते हैं तो जब मेरा जो सॉलिड या क्रिस्टल फॉर्म होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। वो कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं? इस चीज को देखो, धीरे छोटा छोटा लिख रहा है पर इसको समझो, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या कूलिंग, स्लो कूलिंग, इसको लिख सकता हूं मैं स्लो कूलिंग ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, विदाउट डिस्टर्बेंस, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना, छेड़खानी नहीं करनी। जबकि अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं? अमोर्फस सॉलिड फॉर्म क्या होते हैं? रैपिड कूलिंग पे, कि एकदम से टेम्परेचर दिया 300 डिग्री बढ़ाया और इसको आइस में रख दिया, एकदम से आइस में रख दिया, तो रैपिड कूलिंग। और इसमें क्या करते हैं हम? सॉल्यूशन को डिस्टर्ब भी करते हैं। सॉल्यूशन विद डिस्टर्बेंस, सॉल्यूशन को चाहे हिला दो, कुछ भी कर दो, कैसा ही कर दो, तो ये क्या हो जाता है? इसमें तो रेगुलर अरेंजमेंट आ जाता है, इसमें रैपिड कूलिंग में जिस तरीके से होता है, पड़े होते हैं ना क्रिस्टल, इसमें क्या होता है? टाइम मिलता है उनको अरेंज होने के लिए, रीअरेंज होने के लिए। जब उनको रीअरेंज होने के लिए टाइम मिलता है तो सब एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। इनमें अरेंज होने के लिए टाइम नहीं मिला तो सब किसी भी पैटर्न में क्या हो गए हैं? अरेंज हो गए हैं। ठीक है, दूसरी बात करता हूं मैं रिजिडिटी की। तो देखो, रिजिडिटी की बात करूं या इनकम्प्रेसिबल नेचर की, तो ये भी हार्ड होते हैं भैया, ये भी हार्ड एंड रिजिड होते हैं। ठीक है, दूसरी बात करूं, अगर मैं बात करूं अमोर्फस सॉलिड की, ये भी हार्ड एंड रिजिड होते हैं, पर बात करूं क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड से कम हार्ड और रिजिड होते हैं। ये क्या होते हैं? इनमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नेचर होता है। आपने देखा होगा प्लास्टिक वगैरह, रबड़ वगैरह, इनमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नेचर आ जाता है, फ्लेक्सिबल नेचर होते हैं थोड़े से। ठीक है, इस चीज को समझो। आओ अगली बात करूं, अगर मैं शेप की बात करूं तो एक्चुअली में इनकी फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड शेप एंड ज्योमेट्री होती है। इनकी फिक्स्ड शेप एंड ज्योमेट्री नहीं होती है, फिक्स्ड शेप एज ज्योमेट्री, नॉट फिक्स्ड शेप एंड ज्योमेट्री। अब इसको सॉलिड की शेप से अरेंज मत समझ लेना, जैसे इनकी पर्टिकुलर फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है, इस तरीके से समझो। इनको उससे अरेंज मत करना कि सॉलिड की तो सर आपने बताया था फिक्स्ड शेप होती है, भाई उस तरीके से तो फिक्स्ड होती है, पर एक ज्योमेट्री, पर्टिकुलर ज्योमेट्री नहीं होती। जैसे इनमें फिक्स्ड ज्योमेट्री लाइक टेट्राहेड, क्यूबिक, CTOHRMT, क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इस तरीके की फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है, वो इनमें नहीं होती। इनको शेप एंड ज्योमेट्री उस वाली को बोला गया है यहाँ। ठीक है, और बेटर लिख लो नॉट फिक्स्ड ज्योमेट्री, अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो। ठीक है, फिक्स्ड ज्योमेट्री। ठीक है, इस चीज को समझो। अगर बात करूं अगली प्रॉपर्टी की, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, तो देखो इनका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि अमोर्फस सॉलिड का क्या होता है? रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होती है, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मतलब हुआ क्या? देखो, शार्प मेल्टिंग पॉइंट और रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट को समझो क्या चीज है। देखो, मैंने कोई चीज़ दिया, जैसे मैंने मान लिया ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है कोई, और मैं इसको मेल्ट कर रहा हूँ, तो ये जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अटेन किया, मतलब इसने 80 डिग्री सेंटीग्रेड अटेन किया, और 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या हो गया? ये एकदम से पूरा 80 डिग्री पर सारा ही मेल्ट हो गया। पर वहीं दूसरे हाथ में मेरे पास क्या था? ये अमोर्फस सॉलिड था, मैंने इसको मेल्ट करना स्टार्ट किया और ये मेरा 80 डिग्री पर मेल्ट होना स्टार्ट किया, और पता चला कि मेरा 100 डिग्री या 90 डिग्री तक, 10 डिग्री तक के रेंज में मेल्ट ही होता जा रहा है। ठीक है, और ये 81 पर सारा मेल्ट है, मतलब 80 पर पूरा ही मेल्ट हो गया, जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, बेसिकली सॉरी आइस का मेल्टिंग पॉइंट हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, 0 डिग्री पर सारा आइस मेल्ट हो जाएगा, दैट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली। वहीं बात करेंगे, हाँ वाटर, आइस इज एन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। ठीक है, वहीं प्लास्टिक को मेल्ट करना स्टार्ट करो तो वो थोड़ी थोड़ी मेल्ट होती है, ऊपर का हिस्सा मेल्ट हुआ, फिर अंदर का इस तरीके से मेल्ट होती है। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट या बोल्डिंग पॉइंट नहीं होता है उसको। प्लेन सरफेस की बात करूं, अगर मैं सरफेस की बात करूं, एक्चुअली देखो, अगर बात करूं मैं सॉलिड को, अगर मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट किया तो ये प्लेन सरफेस ऑब्टेन होगी, उनमें क्या होगी? प्लेन सरफेस मिलेगी, जबकि यहाँ स्मूथ रफ सरफेस मिलती है, नॉट प्लेन, या बोल सकता हूँ रफ सरफेस। रफ सरफेस का मतलब है कि एक पर्टिकुलर प्लेन सरफेस नहीं मिलेगी, या नॉट प्लेन सरफेस लिख लो, नॉट प्लेन सरफेस फॉर्म या ऑब्टेन्ड। ठीक है, इस चीज को समझो। अगली बात करूं, एक एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन, XRD टेक्निक होती है, जैसे सॉलिड का ही पार्ट है, हायर सॉलिड में पढ़ते हैं वो। क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक XRD डिफ्रैक्शन ऑब्टेन किया जा सकता है, स्टडी किया जाता है। अमोर्फस सॉलिड का XRD स्टडी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें कोई फिक्स्ड डिफ्रैक्शन आता ही नहीं है। दूसरा बात करूं, अगर मैं नेचर की बात करूं,
नेचर की बात करूँ तो देखो नेचर में ये क्या है, प्योर टाइप सॉलिड है, प्योर सॉलिड है, ठीक है, ये प्योर सॉलिड होते हैं। जबकि ये क्या होते हैं मेरे, सुपर कूल्ड लिक्विड। अभी समझाऊंगा, इस फिनोमेना को समझाना रह गया कि सुपर कोल्ड लिक्विड क्या होते हैं, या इनको हम सूडो सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड भी बोलते हैं। कुछ भी मिस नहीं करूंगा, जिस बात का फिक्र कर रहा हूँ। सुपर कोल्ड लिक्विड भी पढ़ाऊंगा, सूडो सॉलिड भी पढ़ाऊंगा, क्या होगा, एग्जाम्पल मैंने बताए थे, एग्जाम्पल लिख लेना इसके, ठीक है। आओ, ये हो गया बेसिकली मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स की। देखो अभी हमारे पास क्या रह गया कि हमें समझाना है कि सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होते हैं। तो देखो समझो, जो मेरे अमोर्फस सॉलिड है, अमोर्फस सॉलिड है, एक्चुअली इनको मैं सूडो सॉलिड भी बोलता हूँ, सूडो सॉलिड भी बोलता हूँ, ठीक है। ये सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, कूल्ड लिक्विड होते हैं। होता क्या है, आपने इसका बहुत अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी में भी गिवन है। देखो होता क्या है कि जब एक बहुत लंबे समय के तक मेरे इनको टेम्परेचर मिलता रहेगा, अमोर्फस सॉलिड को, मतलब ठीक है कि अमोर्फस सॉलिड को बहुत लंबे समय तक टेम्परेचर मिलता रहेगा, या मैं बोलूँ हीट इन पर पड़ती रहेगी, तो क्या होता है ये इनमें फ्लो, मैंने बताया था ये फ्लक्स से फ्लेक्सिबल होते हैं, तो इनमें थोड़ा सा फ्लूइडिटी नेचर आ जाता है। फ्लूइडिटी नेचर मतलब बहने लगते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो कांच होते हैं, मतलब ग्लास होता है, ग्लास विंडो होती हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, बिल्डिंग्स की ग्लास विंडो, उन पर रोज सनलाइट पड़ती है, तो क्या होता है ये मेल्ट कर कर ऊपर से पतली और नीचे से मोटी होने लगती हैं। कुछ समय बाद, कई साल बाद, 10-15 साल बाद देखेंगे तो ऊपर से पतली और नीचे से मोटी होने लगती हैं। होता क्या है, ये बहकर, इनमें फ्लूइडिटी नेचर आ जाता है और बहकर फ्लूइडिटी नेचर आ जाता है, बहकर नीचे की तरफ आने लगता है ग्लास। ये अमोर्फस सॉलिड में ही होता है। तो बेसिकली ये फ्लूइडिटी किसका नेचर है, लिक्विड का, ठीक है। और एक लंबे समय तक हीट मिलने के बाद ऐसा हो रहा है, तो इसी को, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सुपर कोल्ड लिक्विड बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। सूडो सॉलिड भी इसी के लिए बोला जाता है। होता क्या है कि जो अमोर्फस सॉलिड है, मैं उनको हीट करने के बाद डिफरेंट फॉर्म में मोल्ड कर सकता हूँ। मतलब देखो तभी तो देखा आपने, प्लास्टिक की चेयर बन गई, प्लास्टिक के मार्कर बन गया, प्लास्टिक का डस्टर बन गया, प्लास्टिक का फ्रेम बन गया, किसी भी चीज़ का स्पेक्स फ्रेम बन गया, ठीक है। अलग अलग तरह से मोल्ड कर सकते हैं। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं होता भाई। क्रिस्टलाइन सॉलिड डिफरेंट शेप्स में मोल्ड नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता ही है उनकी फिक्स ज्योमेट्री है। वो क्यूबिक है तो क्यूबिक रहेंगे, हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल रहेंगे, इनकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं है, ठीक है। इनकी नॉट फिक्स ज्योमेट्री है, कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं है। अब कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं है तो भैया सुनो, फिक्स ज्योमेट्री नहीं है तो डिफरेंट शेप में टेम्परेचर दिया और डिफरेंट शेप में इसको क्या कर दिया मैंने, मोल्ड कर दिया। डिफरेंट शेप में मोल्ड करना मतलब डिफरेंट शेप में फॉर्म, डिफरेंट शेप बन जाती हैं इनकी। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की डिफरेंट शेप नहीं बनती, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढ़े, मेटेलिक सॉलिड होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। समझ में आया तो इसको लाइक करो, कमेंट करो और शेयर कर दो भाई, बहुत ज़्यादा है, जिससे अगला लेक्चर बनाएं। और 12th का बिल्कुल कोर्स स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप जल्दी से कोर्स में ज्वाइन करिए। अगर आपको पसंद आ रहे हैं हमारे पढ़ाने का तरीका, सारे टॉपिक इसी तरीके से पढ़ाए जाएंगे, इससे भी अच्छे से पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि अभी तक इसमें तो कुछ इतना अच्छा समझाने वाला पार्ट नहीं आया। जब इसके अगले लेक्चर्स देखोगे और उनमें और अच्छा समझाने वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो उनको और अच्छे से समझना है कि कैसे इसमें यूनिट सेल काउंट होगी, कैसे एटम काउंट होंगे, कैसे पैकिंग एफिशिएंसी काउंट होगी, सब कुछ सिखाऊंगा। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।